इस सेशन में हम लोग क्लास 10th की जो साइंस का पहला चैप्टर है उसको देखेंगे और यकीन मानिए 2026-27 का आपको रिप्रिंट है, अपडेटेड है। और इसमें जो पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने वाले हैं। यकीन मानिएगा आज आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। एकदम जल्दी से हम लोग चीजों को समझते चलते हैं, पूरे हुई चैप्टर को हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और याद रखिएगा कि अब आपको कहीं भी समझने में समस्या होती है तो सारे एक्टिविटी के साथ भी हम लोग समझते चलेंगे। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या, इस चैप्टर का नाम ही क्यों है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? एक बात बताइए कि जब भी क्या कहता है कि आपका कोई दो चीज रिएक्शन होता है, इस दुनिया में सब कुछ रिएक्ट होता है, सब कुछ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका कहता है क्या, आपका कहता है कि अगर आपका दूध रूम टेम्परेचर का मतलब आपका रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो आपका कहता है कि अगर आपके जो गर्मी के टाइम में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी को कहते हैं रूम टेम्परेचर, उसमें अगर दूध रखा हुआ है, ठीक है। या फिर कहता है क्या वो क्या नॉर्मल टाइम में फट जाएगा, कुछ देर के बाद वो फट जाता है। उसके बाद कहता है कि आयरन है, मतलब लोहे को अगर हम एटमॉस्फेयर पे, वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। या फिर कहता है अगला कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, क्या कहता है कि अगर आप अंगूर को छोड़ देते हैं धीरे धीरे करके वो सड़ने लगता है, उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। कहता है कि फूड कुक्ड, खाना जो बनना शुरू हो जाता है। या फिर कहता है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में खाना पचना शुरू करता है। या फिर कहता है वी रेस्पायर, मतलब हम सब क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको एक बात ध्यान रखना होगा, इतनी जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इतनी जितनी भी प्रोसेस हो रहा है, सभी में रिएक्शन हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब एक बात बताइए, इस चैप्टर का नाम फिर ये क्यों रखा गया कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? इसका मतलब ये है कि अगर आपका छोटा छोटा चीज में अगर रिएक्शन हो रहा है और छोटा छोटा नाम है तो आप इजीली लिख देंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एक बड़ा है और प्रोडक्ट का ये रिएक्टेंट बड़ा है और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लिखते लिखते क्या करेगा कि लाइन क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग इसी चीज को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर वही सब चीजें आपको बोल रही है कि बोला जा रहा है कि रिएक्शन हमारी लाइफ में क्या होता है, हम हमारे डेली लाइफ में हर चीज के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, ये जो बेचारा टोंग से पकड़ा हुआ है ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो टोंग से पकड़ा हुआ है ये चीज, ये है क्या? यही एक्टिविटी आपके स्कूल में भी कराया जाता होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि ये जो टोंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है, टोंग से पकड़ा हुआ है, तो इसकी एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है, देखिए ये क्या है, ये एक बाउल रखा हुआ, बाउल का मतलब कांच का प्लेट जो रहता है वो रखा हुआ है। और ये क्या है, बर्नर है, मतलब कि इस पे आग निकलने वाला चीज, जिससे आग लगती है ना, वो बर्नर है। और एक क्या कहता है, क्या टोंग, मतलब ये टोंग जो होता है वो होता है, ये बर्नर है। और टोंग का मतलब है जो पकड़ने वाला, जो कैची टाइप का रहता है, तो वो चीजें हैं। और यहाँ पर बाउल में क्या गिर रहा है, ये क्या गिरता हुआ दिख रहा है, तो ये गिर रहा है आपका क्या, मैग्नीशियम जो है वो पाउडर गिर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इस मैग्नीशियम के रिबन को क्यों इस टोंग से, मतलब इस चिमटे से क्यों पकड़ा जा रहा है? याद रखिएगा कि इस चिमटे से पकड़ने का कारण क्या है, कि इस चिमटे से पकड़ने का कारण है कि जब ये जलेगा तो आपके हाथ में नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है, जब इस मैग्नीशियम के रिबन को आपको जलाना है तो थोड़ी देर सैंड पेपर पे, सैंड पेपर का मतलब आप समझते हैं, मतलब जो आपका जो कहता है ना कि घर में कहीं भी जंग लग जाता है तो उसको आप रगड़ना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं, तो वो आपका सैंड पेपर होता है। तो उस सैंड पेपर से उसको पहले रगड़िए ताकि उसके ऊपर वाला जो परत है वो साफ हो जाए। उसके बाद इसको टोंग से पकड़िए और उसको आग में जलाना शुरू कीजिए। तो आप क्या समझेंगे कि इसके अगल बगल जो पूरा है वो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है। और उस एटमॉस्फेयर में आपका क्या है, तो एयर है, ठीक है, एयर है। और एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। आप सभी को पता होगा, आप सब बचपन से पढ़ते होंगे कि आग को जलाने में जो मदद करता है वो हमारा CO2 O2 करता है, मतलब ऑक्सीजन करता है। और बुझाने में मदद कौन करता है आग को, तो CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो इस चीज को आपको देखना है कि अगल बगल तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर है, अब ऑक्सीजन इसको जलने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, एयर के प्रेजेंस में जहां ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में जलना शुरू हो गया। और आग के कहां गिर रहा है, तो इस बाउल में जो गिर रहा है, इस बाउल में, इस कांच के कटोरी में गिर रहा है। और यही जो पाउडर बन रहा है, इस पाउडर को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। जो आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम को अगर हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन नहीं है,
ठीक है, हम लोग इसमें समझेंगे कि बैलेंस भी कैसे होता है और सारी चीजों को आगे समझते चलेंगे। चलिए अगले में हम लोग देखते हैं कि क्या है, एकदम आपके चैप्टर वाइज चीजों को हम बताएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चीजों को बताते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोग को लगना चाहिए कि नहीं सब समझ में आ गया। अगले में हमारा ये क्या कहता है, अगले में जो हमारा ये कह रहा है, कहता है क्या कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहता है कि आप जब भी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आप जब भी रिएक्शन कराते हैं, इसको मैं बड़ा कर दूं क्या, ओके, तो आप जब भी रिएक्शन कराते हैं तो आपके रिएक्शन में क्या क्या दिखता है, तो आपके रिएक्शन में दिखता है, जैसे आपने देखा कि चेंज इन कलर दिखा, चेंज इन कलर दिखा, ठीक है, ओके, चेंज इन कलर दिखा, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका कोई चीज भी दुनिया में रिएक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी आपका रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा तो उसके तीन स्टेट होंगे। जैसे कहता है, पहला आप जानते होंगे कि पहला को क्या कहते हैं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, उसके बाद क्या होगा, सॉलिड गैस होगा, उसके बाद ये क्या कहता है, लिक्विड होगा, ठीक है, क्या होगा, तो लिक्विड होगा, उसके बाद क्या होगा, गैस होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आइस है, मतलब आइस का मतलब है कि आपका आइस जो बर्फ है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, और उसको जब गर्म करते हैं तो वेपर बनता है, भाप बनता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये तीन स्टेट में जब हीट करेंगे ऐसे आएगा, जब कूलिंग प्रोसेस करेंगे तो इसका जो भाप है, वेपर है, वो वापस पानी बनेगा, और जब इसको ठंडा करेंगे तो वापस से ये आइस बन जाएगा। तो ये तीन स्टेट है, जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो ये सब स्टेट आपका आता है। ठीक है, उसके बाद कहता है चेंज इन कलर। बिल्कुल कुछ कुछ ऐसे हमारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस एक्टिविटी में देखने को मिलेगा कि जैसे हम रिएक्शन कराते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इसके कलर में भी चेंज होता है। ठीक है, कलर भी चेंज होता है। कहता है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब यही के रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ है, तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस भी निकलता है, मतलब कह रहा है कि आप रिएक्शन कराते हैं तो इन सब चीजें होती है। ठीक है, कहता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि उसके टेम्परेचर में बदलाव होता है, या तो टेम्परेचर राइज कर सकता है या तो डिक्रीज, मतलब इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, मतलब उसका तापमान, टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ये चीज कह रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले में हम लोग इसी में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। एक आपकी एक्टिविटी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक कोनिकल फ्लास्क लिया जा रहा है। क्यों कोनिकल फ्लास्क लेता है, इस चीज को समझिएगा। ये क्यों कोनिकल फ्लास्क इस तरह के लिए जाते हैं, ये इस चीज को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि कोनिकल फ्लास्क हमारा सबसे पहले इस तरह लिया ही क्यों जाता है। ये वाला कॉनिकल फ्लास्क हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर इस तरह से हम ये फ्लास्क लेते हैं तो ये कॉनिकल फ्लास्क नहीं कहलाएगा। इस तरह से जो यहाँ मुंह छोटा रहता है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, ये हमारा बीकर हो जाता है। और याद रखिएगा कि इस तरह से इसमें क्या होगा कि ये कॉर्क जो डालते हैं, ये कॉर्क जो कह रहा है कॉर्क, ठीक है, ये कॉर्क को डालने में बड़ा ही आसानी होता है, बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास का ट्यूब डाल दे रहे, ग्लास का ट्यूब जिसका मुंह दोनों तरफ से खुला है, बाकी ये पूरी तरह से पैक है। अब यहाँ पे पहले से क्या डाला हुआ है, तो पहले से इसमें डाला हुआ है आपका ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाला हुआ है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, और इसी में हम लोग जिंक के ग्रैन्युअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं। डाल के हम लोग यहाँ करते हैं, इसको कॉक को लगा देते हैं, बीच में एक हम लोग ट्यूब पाइप को डाल देते हैं, जो ग्लास पाइप है, जो ट्यूब है उसको डाल देते हैं, ताकि गैस जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो इधर से निकल सके। अब कोनिकल लेने का भी इसका दो भी मतलब है। पहली तो बात तो कि इसका जो ये कॉक है वो अच्छे से पैक हो पाए, और दूसरी बात क्या इसमें पैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरह का जो कोनिकल फ्लास्क है इसलिए उठाना जरूरी है, इसका ये पैक हो पाए। और दूसरी बात ये क्या है कि जब भी गैस फॉर्म हो तो अपना ये क्या करेगा कि शेप के हिसाब से इधर से निकलना शुरू हो, मतलब क्या है कि अपना प्रेशर इधर की ओर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब दोनों का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2 हमारा गैस फॉर्म होता है। उसके साथ और भी चीजें होती हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। अगला जो हमारा क्या कहता है, अगला हमारा देखने को मिलता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं पूरी बुक को इसी तरह से आपको बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, पूरे बुक को मैं अच्छे से बताऊंगा, जो जो चीजें समझनी है बिल्कुल आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कहता है, क्या कह रहा है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन कहता है, क्या कहता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में हम लोग को क्या देखना है, इस चीज को देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग को देखना है, कहता है कि यहाँ पे
कि जो मैग्नीशियम, जो हम लोगों ने वहां पर मैग्नीशियम को जलाया था, क्या जलाया था, तो मैग्नीशियम को जलाया था, और किसके प्रेजेंस में जलाया था, तो याद रखिएगा किसके प्रेजेंस में जलाया था, तो इसके जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, ठीक है, जो ऑक्सीजन, जो आपकी हवा में ऑक्सीजन था उसके प्रेजेंस में जलाया, तो क्या बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। याद रखिएगा इधर वाला जो हमारा रहता है, जैसे बाई साइड वाला एलएचएस साइड वाला जो रहता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं सी। तो इस तरह की चीजों को हम इधर वाले को क्या कहते हैं, तो इधर वाले को कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैग्नीशियम जो हमारा है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ वहां पर जो हम लोगों ने चिमटे से पकड़कर, टोंग से पकड़कर जो जलाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और ये प्रोडक्ट है। अब बताइए एक छोटा सा रिएक्शन है, तो ये इक्वेशन मतलब रिएक्शन इक्वेशन है, ठीक है, जो रिएक्ट हुआ है तो एक छोटा सा इक्वेशन इससे बनेगा, तो इसको लिखने में बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा जब हम आगे देखेंगे तो इसलिए कहता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसका इक्वेशन शॉर्ट में लिखना बहुत जरूरी है फॉर्मूले के साथ। चलिए, तो इसी में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगला जो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा है, लेकिन क्या ये कंप्लीट हमारा है। चलिए अब आगे जो हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है, जहां आपके इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा एक बुक में जो लाइन बाय लाइन कहते हैं कि लाइन बाय लाइन भी जरूरी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कहता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है इस बुक में, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका इक्वेशन लिखना है। अगर रिएक्शन छोटा है तो आप नहीं लिखे, लेकिन बड़ा बड़ा जब रिएक्शन होता है तो आप कैसे लिखेंगे, उसका नाम कितना लिखेंगे, काफी वो टफ लगेगा, तो हम लोग उसका इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो मैग्नीशियम है क्या है, जो आपने देखा था कि मैग्नीशियम, जो आपने देखा था मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ क्या कराया है, तो ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराया है, ठीक है, और क्या बना है आपका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, क्या बना है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो ये चीज जो इतना लंबा हमने इस चीज को लिखा, उसी को हम इक्वेशन में इतने छोटे में लिख लिए, इक्वेशन में इतना छोटा में लिख लिए ना, बस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बस इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी हमारा रिएक्शन होता है तो उसका इक्वेशन हम लिखे, क्लियर, इक्वेशन हम लिखे, ठीक है। तो यही हमारा कहता है कि इक्वेशन होता है, ओके। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको जानना है, यहाँ पर कहता है सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इक्वेशन, okay, equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। कहता है मैग्नीशियम का जब भी मैग्नीशियम जब एयर में बर्न होता है, एयर में बर्न होता है तो हम इसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आप बैलेंस्ड भी नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम का आप देख रहे हैं एक एटम है और ऑक्सीजन का दो है, इधर मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का एक है, मतलब ये कंप्लीट बैलेंस भी नहीं है। तो मैग्नीशियम का एयर के प्रेजेंस में जलना भी एक स्केलेटन रिएक्शन कहलाता है, ये कंप्लीट नहीं है। हालांकि ये रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट है, फॉर्मूला कंप्लीट है, लेकिन हमारे एटम्स को अगर आप मिलाइएगा तो वो एलएचएस और आरएचएस, मतलब इधर इधर में साइड में और इधर साइड में इक्वल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये यही हमारा स्केलेटल रिएक्शन कहलाता है। अगला जो हमारा कहता है, क्या कहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीखना होगा, क्यों सीखना है, क्योंकि हमें हमारे दोनों साइड में क्या है कि इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हैं तो याद रखिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप तक सारी चीजें बहुत अच्छे से तरीके से सारी चीजें पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो लाइक करने के साथ साथ जो फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसी में कहता है रिएक्शन। अब आपका रिएक्शन में हम लोगों को क्या देखना है, आप सभी को पता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को समझना क्या है। सबसे पहली बात कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग को समझना है कि अगर हमारा एक जिंक है, ठीक है, मतलब इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड किस वे में करना है, तो एक आपका एलएचएस साइड होगा जो प्रोडक्ट है, और एक आपका आरएचएस साइड होगा, ठीक है। तो ये आपका जो सॉरी आपका रिएक्टेंट साइड है, क्या है, रिएक्टेंट साइड है, और ये क्या है, तो आपका प्रोडक्ट साइड देखने को मिलता है, ठीक है। रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ओके।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जिंक है तो जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, याद कीजिए जो आपने बीकर में, आपने कॉनिकल फ्लास्क में जो चीजों का रिएक्शन कराया था, ठीक है, इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में आपने रिएक्शन कराया था ना, इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में, तो यहाँ पर जो आपका लिक्विड था वो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, और उसमें छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स टुकड़े थे वो क्या थे, जिंक थे, है ना, जिंक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जिंक जो हम सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक को डालते हैं तो क्या हमारा बनता है, क्या रिएक्शन करता है। तो हमारा सबसे पहले जो बनता है वो बनता है जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। याद रखिएगा इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला पार्ट हमारा जिंक सल्फेट बना और साथ साथ में क्या बना, हाइड्रोजन बना, ठीक है, हाइड्रोजन बना। तो इधर वाला हमारा क्या कहलाएगा, इधर वाला हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, इधर वाला हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। इसलिए ये अब क्या कहता है कि क्या इसमें बैलेंस हमारा कैसे करना है, तो इसके फॉर्मूले को एक बार हम लोग लिखेंगे तो धीरे धीरे करके हम बैलेंस भी करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बैलेंस भी करने देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस होगा। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस और आरएचएस साइड का यूज करेंगे। इसके एटम को देखेंगे कि कितना एटम है, सीखिएगा, यहाँ पर सीखिएगा थोड़ा सा। क्या कहता है कि जिंक है, तो आपने जिंक लिखा, तो और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने होंगे। कॉपी में एक साइड में हमेशा आप लोग फॉर्मूला लिख कर रखिएगा और याद रखिएगा। उसके बाद आपको कहता है कि क्या बना था, तो बना था जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और बना था क्या, हाइड्रोजन बना। तो क्या हमारा ये बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एक एलएचएस साइड, मतलब यहाँ जो तीर का निशान है इसके इधर देखेंगे जो कहेगा एलएचएस, और इधर वाला जो हमारा होगा वो होगा आरएचएस, मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें से हम लोग एटम को क्या देखते हैं, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है एलएचएस और आरएचएस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है कि जिंक है, तो जिंक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है कि जिंक है, तो जिंक में कितना है, जिंक में ना 1 मतलब 2 3 4 कुछ नहीं लगा हुआ है। मतलब ये जिंक क्या है कि जिंक का जो आपका कहता है, जिंक का एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में क्या है कि एक ही आपका क्या है, एटम है, ठीक है, एक ही एटम है। कितने एटम है, एक एटम है। अब हम लोग एलएचएस साइड में ही, इसके साइड में हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन का कितना है, तो यहाँ पर 2 है। अभी सिर्फ हम लोग एलएचएस साइड में देखेंगे, ठीक है। और कहता है क्या, सल्फर, यहाँ पर सल्फर को अलग करेंगे तो सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर का 1 देखने को मिल रहा है। उसी तरह से जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में कितना है, तो ऑक्सीजन जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें है आपका 4, ठीक है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे जैक बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको परेशानी होती है, तो बिल्कुल आप हमारे से जुड़िए, हम आपकी चीजों को ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है क्या कि जिंक जो हमारा, जिंक कहता है Z+H2SO4, तो ये आपका इधर वाला जो हमारा हो गया, इधर वाला जो पार्ट हो गया एलएचएस साइड, ये आपका पूरा का पूरा आपका एटम क्लियर हो गया। अब हमें देखना है क्या, हमारा अगर Zn जो है इधर है तो उतना ही उधर है, मतलब जितने हमारे एलिमेंट हैं उसके जो एटम्स हैं उधर उतना ही है, मतलब इधर वाला जो इस साइड भी उतना ही है। तो आप देखिए कि Zn हमारा क्या है, Zn 1 है, मतलब Zn का 1 एटम है, तो यहाँ भी हमारा Zn का 1 एटम देखने को मिला। अब यहाँ पर और भी देखिएगा, मैं क्लियर करके एक बार दिखाता हूँ। कहता है, क्या कह रहा है, कहता है कि H2 हाइड्रोजन का, इधर में हाइड्रोजन का अगर इधर जो है 2 एटम देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ देखिए 2 एटम देखने को मिला, मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी देखिए 2 एटम है, मतलब बराबर है। अब देखते हैं सल्फर का, ये जो सल्फर है, इसका सल्फर जो हमारा इस साइड में एलएचएस साइड में 1 है, तो इसका भी 1 एटम इधर देखने को मिलता है, मतलब एक ही है। इसके अगर S के नीचे 2 4 लगा रहता तो आप कहते हैं कि ज्यादा है, तो ये भी इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं कि एलएचएस साइड में हमारा ऑक्सीजन का 4 एटम देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तो 4 हमें जो एटम है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह, और कोई भी रिएक्शन होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है उसको आप एलएचएस आरएचएस लिखकर, खुद से के हाथ से लिखकर जो है तो ऐसे कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो जरूर ऐसे करके लिखिएगा, जैसे Zn है, H2SO4 है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएं तो बना, क्या कहता है, ZnSO4 बना, ZnSO4 बना प्लस H2 बना। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये वाला LHS साइड, तो LHS ऐसे लिखिएगा और RHS ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा कि Zn हमारा कितना है, तो भैया Zn 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा 2 है।
सल्फर कितना है हमारा, अलग अलग करके लिखना है। सल्फर हमारा 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आप देखिए कि यहाँ पर 4 है। अब इसी तरह से आप इधर वाला राइट हैंड साइड में क्या लिखिएगा, देखिएगा Zn कितना है, तो आप देख रहे हैं कि Zn हमारा 1 है। सल्फर कितना है, तो सल्फर हमारा कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हम लोग को देखना है कि उसका 1 एटम है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, H के साथ 2 लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए Zn का, तो Zn 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, सल्फर का 1 है, तो आपने देखा सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, तो आपने देखा ऑक्सीजन का इधर भी 4 है। मतलब ये क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि बैलेंस्ड, हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि संतुलित रिएक्शन है। अब अगले की ओर चलते हैं मेरे साथ बच्चे। अगला में है, मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, Fe का मतलब होता है फेरस और H2O का मतलब होता है वाटर, जल। उसको जब रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर Fe3O4 बनता है और H2O बनता है। लेकिन क्या ये हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड है, तो कंप्लीट बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हम लोग इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो इसको LHS और RHS तरफ से निकाल के करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको इस पर समझना होगा। समझने के लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है कि LHS और RHS लिखना है। तो मैंने इस तीर वाले को बोला था कि यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और इसमें LHS लिखिएगा और इधर वाला क्या कीजिएगा कि RHS लिखिएगा। इधर LHS का मतलब आप देखिए क्या कहता है कि फेरस, फेरस को हम आयरन को फेरस कहते हैं। तो फेरस का यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इसके पहले है, तो वो क्या होगा, 1 कहलाएगा। मैंने बोला कि जब किसी के कुछ न लगा हो तो उसका 1 एटम होगा। अब यहाँ पर आपका क्या कहता है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपने देखा है तो 2 एटम है, और ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का भी हमारा 1 एटम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बात करेंगे राइट हैंड साइड का, तो फेरस के साथ देखिए 3 लगा हुआ है, तो इधर हमारा फेरस के साथ क्या होगा, फेरस के साथ 3 एटम होगा। ठीक उसी तरह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ 4 हमारा एटम लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ हमारा 4 एटम हो गया, और हाइड्रोजन के साथ हमारा 2 एटम लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ 2 एटम लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेरस 1 एटम के साथ है, और यहाँ पर है फेरस कितना है, तो 3 एटम के साथ है। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है तो 2 एटम के साथ है। उसी तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 एटम के साथ है, मतलब बैलेंस है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 1 एटम के साथ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो ये 4 एटम के साथ देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब ये कि संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के फॉर्मूला को एक चीज मैं बता देता हूं कि जब भी बैलेंस हम करेंगे तो नीचे जो हमारा एटम है वो हम कुछ नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो हम सामने सामने सभी के सामने हम एटम को लिखकर उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज में चलते हैं। इसी को 7 स्टेप में किया गया है, तो आप जल्दी से देखिएगा कि 7 स्टेप में जो किया गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैलेंस करके क्या दिखाया गया है यहाँ पे कि Fe है और H2 है, और Fe3H2 जो वो लिखा हुआ था वही है। यहाँ पर सेम प्रोसेस में चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पे आगे हमारा देखिए क्या कहता है, आप क्या कहता है कि पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी तक पूरी तरह से ये बैलेंस नहीं है, तो इसने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि इसने 4 यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, 4 डाल दिया। 4 डालने के साथ ही क्या हुआ, तो यहाँ पर एक चीज है कि हाइड्रोजन जो हमारा 2 था, अब 4 इंटू 2 ये इंटू में आ जाता है, तो 8 हो गया है। ठीक है, 8 हो गया। लेकिन अब इधर हाइड्रोजन हमारा क्या देखने को मिलता है, तो 2 ही देखने को मिलता है। लेकिन हमारा ऑक्सीजन क्या है, 4 है, और इस ऑक्सीजन के 4 एटम को और इस ऑक्सीजन के 4 एटम को ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 रखा गया था। लेकिन ये बैलेंस तो हो गया, लेकिन गलती से जो हमारा हाइड्रोजन इधर 2 था, अब इधर हाइड्रोजन हमारा 4 दूनी 8, मतलब 4, तो आपका क्या है, अब 8 हाइड्रोजन इधर हो गया। तो एक तो बैलेंस हुआ, अब दूसरा क्या हुआ कि दूसरे का बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो इसको फिर से हमें बैलेंस करना होगा आगे के स्टेप में। तो आगे के स्टेप में आप जब बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि आप जो इस पे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप फिर से क्या कर रहे हैं कि वो स्टेप आपको लिखते चलना है। आपने 4 डाला था इसको बैलेंस करने के लिए कि ऑक्सीजन के 4 एटम आए, लेकिन ये करने के साथ क्या हुआ कि इसके साथ भी तो लग गया ना, इसके साथ लगा तो इसके साथ ये गुना हो जाता है। ठीक है, तो 4 दूनी क्या हुआ, 8 हो गया। अब ऑक्सीजन का 4 हुआ, तो इसको अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर दिया, 4 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी 4 लगा दिया। तो अब क्या है कि हाइड्रोजन पहले से 2 आइटम था और पहले 4 लगा दिए, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया, हमारा 8 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 तो हमारा था ही। ठीक है, तो
हमारा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का एटम आ गया, 4 ऑक्सीजन का एटम इधर आ गया, और इधर भी हमारा हाइड्रोजन का 8 है, इधर भी 8 है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमारा बच रहा है क्या, Fe3 बच रहा है, कि Fe का 3 है, मतलब फेरस का 3 एटम इधर आ चुका है, इधर बेचारा अकेले पड़ा हुआ है वीरान। तो इसको भी हम अगले स्टेप पे, अगले पेज में क्या करेंगे, अगले पेज में इसको भी हम लोग सीख लेंगे कि कैसे ये हमारा बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, ठीक है, जैसे यह देखिएगा क्या कहता है, यह कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो बैलेंस करके दिखाया गया है कि अब आपने पहले से जितनी भी चीजें बैलेंस की है, जैसे आपने यहाँ पर 4 डाला था वो है, आपने यहाँ पर 4 डाला था वो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलग दिख रहा था कि फेरस के साथ 3 हमारा है, तो फेरस के साथ इस अगले स्टेप में आपने 3 डाल दिया। ठीक है, 3 डाल दिया, तो आपका क्या हो गया, फेरस का जो हमारा ये 3 हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा फेरस के साथ 3 है, तो इधर भी 3 है। आप देख रहे हैं ना, 3 एटम है, फेरस का 3 एटम है, तो इधर भी फेरस का 3 एटम हो गया। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रोजन का क्या है कि 4 दूनी 8 है, तो आपका हाइड्रोजन का भी इधर क्या हुआ कि 4 दूनी 8 देखने को मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो है हमारा 4 है, तो ऑक्सीजन के साथ भी आपको 4 देखने को मिल रहा है। तो क्या यह कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, तो यह हमारा क्या कहता है कि अब हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, लिख कर चेक करेंगे, LHS और RHS में हम क्या करेंगे, इसको लिख कर चेक करेंगे। तो चलिए फेरस का हम लोग पहले इधर वाला लिख लेते हैं। तो फेरस का देखिए 3 है, तो ये आप याद रखिएगा, फेरस का हमारा कितना है, तो 3 है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हाइड्रोजन का, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, अगर क्या कहता है, क्या कह रहा है कि इधर आपको देखिए हाइड्रोजन का क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का हमारा क्या है, 4 दूनी 8 देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 दूनी 8 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, टोटल 8 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन जो हमारा है इक्वल टू 4 देखने को मिला। ठीक है, अब RHS साइड में हम लोग देखते हैं कि RHS साइड में क्या है, तो फेरस के साथ 3 आपको देखने को मिल रहा है, तो फेरस हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन के साथ 4 एटम आपको देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजन का आपको कितना एटम देखने को मिलेगा, तो यह 4 एटम देखने को मिल रहा है। क्लियर है, उसके बाद आपका कहता है क्या, तो हाइड्रोजन के साथ 4 दूनी 8, ठीक है 8, ठीक है, मतलब 8 आपको एटम देखने को मिला, तो हाइड्रोजन का भी इधर टोटल कितना होगा, वो होगा आपका 8। अब आपको देखिए, अब आपका देखिए क्या बैलेंस है, तो यहीं पर आप देखिएगा कि फेरस का 3, तो फेरस का 3, हाइड्रोजन का 8, तो हाइड्रोजन का 8, ऑक्सीजन का 4, तो ऑक्सीजन का 4। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया है। क्या समझ में आया सभी को? ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। हम लोग देख लें कि हम लोग का बैलेंस यहाँ पर क्या हुआ कि कंप्लीट जो है बैलेंस्ड हो चुका है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपका बैलेंस इक्वेशन होता है तो आपको समझना पड़ता है कि वो क्या क्या फॉर्म में है, क्या क्या फॉर्म में है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इक्वेशन आपने किया था वो किस किस फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर देखिए फेरस क्या है, फेरस जो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आयरन को कहते हैं तो S फॉर सॉलिड, तो जहां पर S लिखा होगा इसका मतलब होगा कि ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या कहता है H2O, H2O को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, H2O को क्या कहते हैं, H2O का, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म है, G4 क्या होता है, G4 गैस होता है, और फिर S4 सॉलिड होता है, और ये H2 मतलब हाइड्रोजन, ये भी आपका गैस फॉर्म में हुआ। तो जहां भी आपका लिखा हुआ रहेगा S4 आप सॉलिड समझिएगा, G4 गैस समझिएगा, ठीक है, और फिर AQ लिखा रहेगा मतलब आप समझिएगा कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो इस तरह का समझना है। अब अगला जो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये क्या कहलाता है। यहाँ पर आप सभी को देखना होगा, क्या देखना होगा, कहता है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर catalyst etc for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, जैसे यहाँ पर आपको कहता है कि क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो ठीक है, तो क्या कहता है कि CH3OH बनता है। ठीक है, क्या बन रहा है, CH3OH बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोक्साइड आपका बन रहा है। यहाँ पर अगला देखने को मिलता है एक आपका केमिकल इक्वेशन, जैसे आप फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस पढ़ते होंगे। ठीक है, फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में आप पढ़ते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पढ़ते होंगे उसमें आप क्या पढ़ते होंगे कि आपका जो
पेड़ है वो पेड़ क्या कर रहा है, तो पेड़ आपका आप सभी को समझ में आता होगा कि पेड़ क्या कर रहा है कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है। ठीक है, उसी में कहता है कि क्या क्या यूज करता है भाई, क्या क्या यूज करता है, जैसे आपका कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है ना। ठीक है, भोजन बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और साथ साथ में क्या करता है, H2O को करता है, जल को, वाटर को करता है, जो नीचे जड़ से जाता है ना। उसके बाद किसके प्रेजेंस में करता है, तो आप सभी को पता है कि एक सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, उसको सनलाइट मिलना चाहिए, और साथ साथ में क्लोरोफिल जो पत्ती में होता है, जो पत्ते में लीव्स में होता है, जो हरा होता है क्लोरोफिल, उसमें आपको देखने को मिलता है। और वो क्लोरोफिल जो ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसकी वजह से आप क्या करते हैं, इसकी वजह से वो क्या करता है कि लाइट को अब्सॉर्ब कर पाता है, और ये पूरे का पूरा रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा, मतलब ये ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O6, और साथ साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो O2 बनाएगा, O2 का मतलब ऑक्सीजन बनाएगा, और H2O बनाएगा, और लेकिन ये H2O जो बनाएगा वो ट्रांसपायरेशन में बनाएगा, क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, ट्रांसपायरेशन मतलब जो पत्ते से पानी उड़ता है धूप लगकर ना, उसको ट्रांसपायरेशन फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा क्या, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें चेक करनी है, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आपको सभी चीजें चेक करनी होगी। जैसे यहाँ पर आपका कार्बन क्या दिख रहा है, कार्बन एक बार मैं इसे क्लियर करता हूं ताकि आप लोगों को एक बार बैलेंस भी चेक हो जाएगा कि आपने बैलेंस कर रखा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बैलेंस चेक करने के लिए एक बार हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहता है कि CO2, ठीक है, CO2 में आप लोग सबसे पहले आप लोग कार्बन को देख रहे हैं, तो कार्बन कितना है, तो 6 है। ठीक है, 6 है। ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं तो कितना है, तो ये 6 2 12। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, तो मैंने बोला था नीचे वाला और ऊपर वाला ये दोनों रहेगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 12 इंटू 2 कितना है हाइड्रोजन, तो 24 आपको देखने को मिल रहा है। और ऑक्सीजन को क्या मिल रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके पहले तो है ना 12, तो ऑक्सीजन भी आपको कितना देखने को मिल रहा है, 12 देखने को मिल रहा है, 12 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया था ना। ठीक है, मतलब 12 ऑक्सीजन, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 12 कर देते हैं, इक्वल टू 24 देखने को मिलता है, फिर इसे हटा दे रहे हैं। अगला जो हमारा कहता है, इसमें राइट हैंड साइड में तो कार्बन आपका क्या है कि कार्बन यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है कितना, तो 6 देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो हमारा 12 एटम देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगले में जाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए 2 है, और यहाँ पर पहले 6 है, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन का और प्लस यहाँ पर 12 कर लेते हैं, तो इधर वाले साइड में हमारा जितना आता जाएगा हम प्लस करते जाएंगे उसको। ठीक है, अब अगला जो आप लोग, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कि हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 इंटू 12, तो 12 आ रहा है। तो हाइड्रोजन तो हमारा 12 था ही, और 12 ऊपर से ऐड हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 6 है, तो हमारा फिर से ऑक्सीजन 6 ऐड हो गया। अब आगे का हमारा रिएक्शन में कुछ नहीं है, तो क्या हमारा ये बैलेंस रिएक्शन है, तो हमारा कहता है देखिए कार्बन 6 है तो कार्बन 6 है। हाइड्रोजन हमारा क्या कहता है कि 24 है, तो ये भी आपका जोड़िएगा तो 24 आएगा। और यहीं पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन हमारा 24 है, और ऑक्सीजन भी 24 है, तो इसको भी आप जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है, इस चीज को देखना है। ठीक है, तो हम दोनों के एटम को देखते हैं, नीचे वाले जो एटम होता है उसको देखते हैं। अगले में चलते हैं। अगला आप सभी के सामने है, क्या कहता है, इस चीज को हम आपको बाद में करवा देंगे, ये जो जितने प्रश्न है उसको बाद में करवा देंगे। फिलहाल आप इस चीज को देखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे, टेस्ट वगैरह भी होंगे, या फिर कहते हैं कि आपका एमसीक्यूज भी इससे बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहता है कि टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले कहता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आप इस चीज को समझिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपके नाम से ही इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे एक नया रिएक्शन निकलता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका कहता है CaO, CaO का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम क्या है, कहता है कैल्शियम ऑक्साइड कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका CO, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है,
क्विक लाइम कहते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं कि H2O में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो क्या बोलता है, क्या बन जाता है, CaOH2 बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और क्या बनता है, वो हीट निकालता है। इसका मतलब समझते हैं। आपके पुराने घर होंगे या फिर आपके दादा दादी होंगे या फिर आपके घर में जो पिताजी होंगे, आपके जो पुराने घर में सिस्टम्स होता है या गांव में आप देखते होंगे कि चूना से पुताई होती है, चूना से। आजकल नए नए डिस्टेंपर्स वगैरह आ गए हैं, पुट्टी आ गई है, चूना से पुताई होता है। तो जब आप बाजार से चूना लाएंगे, चूना जो कहते हैं ना, चूना, बाजार से चूना लाएंगे और उसको डालेंगे आप कहाँ पर, तो पानी में डालेंगे। जैसे पानी में डालेंगे तो कुछ देर के बाद ना ऑटोमेटिक उसमें बॉयल आना शुरू होगा, उससे क्या होगा कि वेपर निकलना शुरू होगा, भाप निकलना शुरू होगा। कि क्यों होता है, क्योंकि वो रिएक्शन करता है। ये जो बुझा हुआ चूना है वो आपके पानी के साथ मिलने के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और रिएक्शन करने के बाद आपका क्या, उसमें पूरा उबाल आना शुरू हो जाता है, एकदम लगता है जैसे नीचे से आग मिल रहा हो, जबकि उसको कुछ नहीं मिलता है। वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब गर्मी भाप निकलेगा, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, तो ये बाजार में मिलने वाला चूना जो कहते हैं, वो खैनी वाला चूना नहीं जो आप जानते हैं, वो वाला नहीं। बाजार में जो पैकेट में मिलता है ना चूना, वो है CaO, और उसको कोई पानी में डाल दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है रिएक्शन। तो जब दो चीजें हम मिलाते हैं तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। दो जब इस तरह के रिएक्टेंट बनाते हैं, कहने का मतलब है कि दो जब चीजें कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यही चीजें आपको यही चीजें आपकी पूरी लिखी हुई है। ठीक है, पूरी कहानी यही कही हुई है। अब अगले में हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसी में कहता है कि बर्निंग ऑफ अ कोल। हमें क्या देखने को मिलता है कि बर्निंग ऑफ अ कोल का मतलब आप सभी को समझा दूं कि कहता है कि लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और भी चीजें समझते हैं। जैसे कहता है क्या कि कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है। इसका मतलब समझे कि आपका जो कोयला मिलता है, कोयला कोयला को जब आप खुले में जलाइएगा, कोयला क्या होता है, कार्बन है, तो उसको जब आप खुले में जलाइएगा तो जलता कैसे है, मैंने आपको क्या सिखाया था, कोई चीज को जब आपको जलाना होगा तो जलाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करेंगे, और जब उसको बुझाना होगा तो CO2 का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आपका कार्बन है, कोयला है, तो जो एक कार्बन आपको देखने को मिल रहा है वो जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो आपके पूरा अगल बगल ऑक्सीजन है, उसके प्रेजेंस में जलेगा। और देखिएगा जब कोयला को आप जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है पूरा। वो जो क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो याद रखिएगा कि जलाने में हमेशा मदद करता है ऑक्सीजन, और बुझाने में हमेशा मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। यहीं पर कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द H2 एंड O2। मतलब क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को, गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो H2O बनता है, मतलब जल मिलता है, वाटर बनता है। ठीक है, अब इसके आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बैलेंस होता है। तो इस चीज को देखना है कि हमारा ये भी क्या होगा, एक एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर। यहीं पर आप लोगों को क्या कहता है, अब आगे कहता है अदर अनदर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। क्या यहाँ पर कहता है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कहता है कि reactions in which heat is, कहता है reactions which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कहता है reaction in which heat is released along with formation of product of exothermic। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और अगर उसमें हीट का रिलीज हो रहा है, हीट अगर रिलीज हो रहा है तो वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, जितने लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जितने देख रहे हैं, तो एक बार क्या करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे मैं चैप्टर्स डालूंगा धीरे धीरे करके। ओके, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब अगर हमारा A+B क्या है, रिएक्टेंट है, तो इधर अगर प्रोडक्ट C+D बन रहा है, और साथ साथ में अगर ये अगर क्या कर रहा है, अगर हो सकता है कि हीट यहाँ बने, या हो सकता है कि D के रूप में ही हीट बन जाए, तो जहां भी हीट प्रोड्यूस होगा वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। एक एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि CH4 क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मीथेन। मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस को हम
हम क्या कहते हैं CH4, और जब हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के साथ साथ वो क्या करता है, और H2O भी फॉर्म करेगा, और साथ साथ में क्या होता है, आपके जो ये हीट है, हीट वो भी प्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है कि बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस क्या होता है, तो हम इसको एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर आगे आपको देखने को मिल रहा है सम चीजें, कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे कहता है, क्या कहता है कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, और हम सब क्या करते हैं, एनर्जी की जरूरत होती है। कहता है एनर्जी में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कहते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे कहते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। हम लोग जब डाइजेशन होता है, जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को, जब आप खाना खाते हैं तो वो टूट टूट कर छोटे छोटे पार्ट में जाता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ड्यूरिंग सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड, जब मतलब क्या होता है, चावल, आलू, जो रोटी आप ब्रेड खाते हैं तो उसमें आपका क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज। और जब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब आपके शरीर में ये सब जाता है, जब टूटना शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट, तो आपके बॉडी में क्या फॉर्म करता है, तो ग्लूकोज करता है। ठीक है, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जैसे टूटेगा आपके बॉडी में, ठीक है, रिएक्ट कराएगा, रिएक्शन कराएगा, और ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज आपके बॉडी को देगा, ग्लूकोज आपके बॉडी को बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। उसके बाद कहता है कि दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, मतलब आप क्या कहते हैं कि आप खा रहे हैं आलू, ठीक है, आप खा रहे हैं पोटैटो, आप खा रहे हैं आलू, आलू आपके शरीर में गया तो वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, हो ना, ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, जिसमें इसमें बहुत सारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, समझिएगा, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ये टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या है, आपके बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, ये ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर चला गया, और आपको पता है कि आप रेस्पिरेशन करते हैं तो आपके बॉडी के ब्लड में क्या मिलता है, तो आपका CO2 तो है ही, लेकिन आप रेस्पिरेशन करते हैं तो उससे आपके बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड है उसमें O2 ऑक्सीजन गैस जाता है। तो आप सभी को समझ में आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, तो जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है हमारे सेल में, हमारे बॉडी के सेल में, तो वो हमें क्या करता है कि हमारे शरीर को एक एनर्जी देता है। क्या करता है, एनर्जी देता है। तो इस तरह के रिएक्शन से हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होता है। जो हम कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप आलू चपोड़ कर खाते हैं, रोटी खाते हैं, और आपके शरीर में तुरंत से ताकत मिलता है, तुरंत से नहीं मिलता, वो टूटता है, फूटता है, फिर उससे ग्लूकोज बनता है, फिर वो आपके शरीर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद आपको आपके शरीर में ताकत देता है। इसलिए आपके शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब आपका कहता है, अब उसी में देखिए, जिनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है, उन्हीं को ये मना किया जाता है। और आपको क्या हो रहा है कि ब्लड शुगर मतलब जिनको होता है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको प्रॉब्लम होता है कि उनका रिएक्शन सही से नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलता है इसके बारे में बताएं कि आपकी ग्लूकोज, ठीक है, आपका जो शरीर में ग्लूकोज है उसके साथ आपका जो अभी बताया ना कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब आपके शरीर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, अंदर में टूट फूट रहा है खाना तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा शरीर के अंदर, आप डकार लेते हैं, कहां कहां से लेते हैं आप ही जानते हैं, लेकिन डकार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि H2O बनता है, वाटर बनता है, जो आपके शरीर में आपके स्वेट मतलब पसीने से या फिर आप सुसु से निकालते हैं, और शरीर में आपका क्या है कि ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और भी क्या कहता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कहता है कि वेजिटेबल जो है उसको सड़ना गलना वो भी एक एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल है रिएक्शन का। चलिए अगले की ओर चलते हैं, अगला हम लोग को देखते हैं, अगला क्या कहता है। ठीक है, आगे हम लोग को देखने को मिलेगा
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, इस चीज को समझिएगा कि डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन का मतलब ही आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई एक चीज है। डिकम्पोजिशन का मतलब ही आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई एक चीज है जो डिकम्पोज करता है। क्या करता है, तो कोई एक चीज है जो डिकम्पोज करता है। कहने का मतलब है कि एक चीज, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई एक चीज है जो जिससे डिकम्पोज होकर बहुत सारा चीज बनता है। मतलब एक चीज है, वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उससे कई ऐसी चीजें प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो डिकम्पोज होकर कई चीजें बन रही है। जैसे यहाँ पर आपका कहता है, ये जो बेचारी लड़की है, ये टोंग से जो ये पकड़ी हुई है ग्लास ट्यूब और नीचे बर्नर जल रहा है, इसमें क्या, इसमें कुछ सब्सटेंसेस और क्या सब्सटेंस देखने को मिलता है, तो एक हमारा है सल्फेट, जो क्रिस्टल है फेरस सल्फेट देखने को मिलता है। फेरस सल्फेट है और इसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है। और ये गर्म करने के बाद फेरस सल्फेट जो है वो गर्म करने के बाद क्या है कि वो गैस भी बन रहा है, अलग रिएक्शन हो गया, अलग जो आपका प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अलग प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या बन रहा है इस चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो लड़की पकड़ी हुई है, ये टोंग, ठीक है, इससे जो बना रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है कि फेरस सल्फेट देखने को मिलता है। ये जब गर्म होता है तो यहाँ पर गैस से बनकर चीजें निकल रही है, साथ साथ यहाँ पर रिएक्शन भी होकर क्या बनता है, जब इस फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। फेरस सल्फेट को, ठीक है, इसको हम लोग गर्म करना करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप FeSO4 लिखते हैं। ये बैलेंस्ड किया हुआ है इसलिए है। और इसको जब हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद हमारा क्या बनता है, नया प्रोडक्ट। कहता है क्या, तो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है आपका Fe2O3, और इसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये सब चीज आप लोग लिखिएगा और आपको लिख कर रखना होगा, याद करके रखना होगा कि इस चीज को Fe2O3 को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, Fe2O3 को हम क्या कहते हैं, Fe2O3 को, सॉरी, Fe2O3 को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड आपका बनता है। उसके बाद आपका कहता है कि आपका सल्फर बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड कहता है। जब भी इसके साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है SO2, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड कहलाएगा, डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर SO3 है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है कि हमारा एक प्रोडक्ट को हम जब गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर इतनी सारी चीजें बनाता है। समझ में आया, तो एक चीजें आपकी हैं वो गर्म होकर बहुत सारी चीजें बना रहा है। ओके, तो यही हमारा डिकम्पोज। देखिए डिकम्पोज के आपके वर्ड से ही समझ में आना चाहिए कि हम डिकम्पोज का मतलब होता है जब कहता है ना कि वो बॉडी, डेड बॉडी जो डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोज हो गया क्या मतलब क्या है कि वो तितर बितर हो गया, पूरा पूरा एकदम इधर उधर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वो एक था और डिकम्पोज होने के बाद वो तितर बितर वो कई ऐसे प्रोडक्ट में बदल गया, है ना। तो कुछ सड़ी गली चीजें, कुछ मिट्टी बन गया, कुछ और भी चीजें बन गई। तो डिकम्पोज होने के बाद वो एक चीज कई चीजों में बन गया। तो वही कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक चीज से कई चीज का निकलना। एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है CaCO3, कहता है लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पर आपको CaCO3 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपको देख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। हमेशा याद रखना कि इसको पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO बनता है। मतलब क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, क्विकलाइम बनेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, यहाँ गैस बनेगा। क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनता है मेरे बच्चे। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका बुझा हुआ चूना जो आप बाजार से लाते हैं, और क्विकलाइम, और उसके साथ क्या बनेगा कि कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो एक बार क्या कीजिएगा कि जितने भी हमारे लोग हैं सब लोग एक बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक और रिएक्शन आप लोगों को करके दिखा रहा है। इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, मैं सारी चीजों को दिखाऊंगा। इस रिएक्शन के पीछे आप लोग जाइएगा, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। कहता है, इस चीज को क्या कहता है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी चीजें क्या हो रही है, कहता है
ठीक है। कहता है कि यहाँ भी एक बर्नर आपको दिख रहा है और एक इस तरह से आपका क्या दिख रहा है, तो एक ट्यूब दिख रहा है और ट्यूब को टोंग से मतलब आप पकड़ा हुआ है कैंची से। और लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है वो क्या दिख रहा है, लेड नाइट्रेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लेड नाइट्रेट। और इसको हम जब गर्म करते हैं तो उससे भी कई चीजें बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कहता है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। आइए थोड़ा सा थर्मल डिकम्पोजिशन को देख लेते हैं कि ये चीज छूट न जाए। तो हमारा ये चीज क्या कहता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहता है, जो आपने अभी यहां तक देखा था कि हम इसको क्या कहते हैं, कहता है calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When the decomposition reaction is carried out by the heating, it is called the thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कहता है कि जिसको हम हीट के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, जिसको हम हीट के प्रोसेस से गुजार कर उसका डिकम्पोज कर रहे हैं, वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम हीट करके उसको कई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। और याद रखिएगा ये हम लोग का जो कहता है कि कैल्शियम, जैसे हमारा जो लाइम स्टोन है इसका इस्तेमाल हम लोग ये सीमेंट बनाने में करते हैं, तो यही है। अब यहाँ पर जो आपका ये बर्नर जो जल रहा है, इस बर्नर की ओर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस बर्नर में क्या कहता है कि इस बर्नर में यहाँ पर जैसे आपका क्या कहता है, बर्नर यहाँ पर जल रहा है और यहाँ पर लेड नाइट्रेट आपका गर्म हो रहा है। और ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट गर्म हो रहा है और लेड नाइट्रेट जिसका रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे, कहता है जैसे आपका क्या कहता है कि दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक्स द प्लेस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर आपके रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपके रिएक्शंस लिखे हुए हैं और इन सब चीजों को आपको मैं बहुत बारीकी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके बीच में, कंफ्यूजन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब देखिएगा कि आपकी जो लेड नाइट्रेट मतलब उस जो टोंग में, इस ट्यूब में जो नीचे से ऐसे गर्म किया जा रहा था ना, कि गर्म किया जा रहा था, फिर इधर से गैस निकल रहा था और उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर हमारा था लेड नाइट्रेट, है ना। उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर क्या था, लेड नाइट्रेट, और उसको गर्म किया जा रहा था तो उससे गैस भी निकल रहा था। और उसमें क्या देखने को मिलेगा कि गैस के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि गैस तो निकल ही रहा था लेकिन एक अलग सा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, तो सबसे पहले कहते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा, जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO होता है, मतलब लेड का क्या फॉर्मूला होता है, Pb होता है, और ऑक्साइड लगाने के लिए O लगाते हैं, तो PbO हम लोग लगा दिए, लेड ऑक्साइड। अब इसी में कहता है और क्या बन रहा है, तो इसमें कहता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब आपका NONO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। साथ साथ में आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो कहता है ऑक्सीजन बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ऑक्सीजन आपका देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीजें आपके सारे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। मतलब एक चीज आपके से आपका कई ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिला ना। चलिए बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो ये चीजें आपको देखना है, बस ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी फॉर्मूला, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा दूं कि क्या है। इस पिक्चर में आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है और इसमें से एक आपको ले गया है। यहाँ पर देखिए स्विच दिया हुआ है कि ऑफ ऑन हम करेंगे और यहाँ पर प्लस वाला, यहाँ से प्लस वाला साइन इसमें ले गया और माइनस वाला इसमें ले गया है, ठीक है, ठीक है। हाँ माइनस वाला इसमें ले गया और एक प्लस माइनस हम इस पे लगाते हैं। लगाने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो आपको वाटर देखने को मिलता है, मतलब पानी मिलता है, और ये रॉड जो देखने मिलता है वो ग्रेफाइट का रॉड होता है, ग्रेफाइट का रॉड होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट का रॉड के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है ग्लास वाला, उसके अंदर हम ग्रेफाइट का रॉड डालते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं किससे, तो उसको कनेक्ट करते हैं हम वायर से। ऐसा कनेक्शन देके बनाते हैं और यहाँ क्या करता है, यहाँ रबर का कॉक लगा है ताकि पानी लीकेज बाहर ना आए। और इस जो अंदर का ग्रेफाइट है वो हमारा तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका स्विच ऑन करते हैं, तो क्या मिलता है आपको देखने को कि यहाँ पर दो ही तीन चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले आपका ऑक्सीजन, आपका क्या करेगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म होना शुरू होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म होना शुरू होगा और ये क्या है, आपका प्लास्टिक का मग है। तो ये चीजें आप देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन फॉर्म होगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या कहता है, कहता है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या,
कहता है कि चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड है, मतलब क्या कहता है कि आप जो सनलाइट के अगर प्रेजेंस में क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर किसी चीज को रखते हैं तो वो क्या होगा, रिएक्शन करेगा। चलिए हम लोग इसको भी बढ़िया से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या खिड़की से हवा आ रहा है, कहीं आप खिड़की के अंदर के पास अगर धूप में बैठे तो आपके का रिएक्शन ना हो जाए, ज्यादा देर बैठिएगा तो रिएक्ट होगा और काला हो जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या कहता है कि आपका खिड़की खुला है और धूप डायरेक्ट आपके रूम के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर आप एक कांच के बाउल में क्या रखिएगा, तो ये चाइना मतलब कांच के बाउल नहीं, चाइना का डिस्क है, और यहाँ पर आप रखिएगा सिल्वर क्लोराइड, इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, तो ये रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट क्या करेगा आपको बताते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है ना, क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड का आपको फॉर्मूला ये देखने को मिलेगा AgCl। AgCl क्या सिल्वर का क्लोराइड होगा, AgCl। ठीक है, जैसे पत्नी अपनी पति को कहता है AgCl, तो वही कहता है कि AgCl। ठीक है, तो AgCl क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो ये सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। अब इसको हम इसमें धूप लगाते हैं, तो धूप लगाते हैं मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसको रखते हैं, तो ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो Ag बनाता है। Ag का मतलब समझते हैं, ये बनाता है सिल्वर, है ना, सिल्वर बनाता है। और यहाँ पर Cl2 क्लोराइड जो है या कहता है क्लोराइड, ये अलग हो जाता है। ठीक है, या हम कहते हैं इसको क्लोरीन। ठीक है, इसको क्लोरीन कहते हैं, क्लोराइड नहीं कहते हैं। तो इसको क्या कहें, क्लोरीन को हम अलग हो जाता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रखेंगे तो ये रिएक्ट करके दो अलग अलग चीज हो जाएगा। क्या दो अलग अलग चीज हो जाएगा, जैसे दो अलग अलग चीज होने का मतलब है कि यह क्या होगा कि एक तो आपका Ag बनेगा, Ag का फॉर्मूला मतलब सिल्वर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा कि क्लोरीन बन जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, तो क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये रिएक्ट हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें हैं आपको फॉर्मूला वाइज यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। अब आगे हमारे चलते हैं बच्चे, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, आगे का पेज आगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को देखना है, आप सभी को क्या देखना है, क्या कहता है, उसी तरह से एक और रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है जो डिकम्पोजिशन में आपने देखा था। क्या देखने को मिल रहा है कि AgBr का मतलब क्या हुआ, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, Ag का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, Ag का मतलब होता है क्या, तो सिल्वर होता है सिल्वर, और Br का मतलब होता है क्या, तो ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रोमाइड होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा, AgBr होगा। और जब हम इसको सनलाइट में मतलब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Ag अलग होता है, मतलब आपका सिल्वर क्या होगा, सिल्वर अलग होगा। ठीक है, और साथ साथ में जो ब्रोमाइड है मतलब ब्रोमीन होगा वो अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या होगा कि ब्रोमीन जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन इसका अलग होगा। मतलब क्या होगा कि आप सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं, ठीक है, सनलाइट में रखते हैं तो आपका सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बनता है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी ऐसे मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या कोई ऐसी डाउट होनी चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं, पूरे का पूरा चैप्टर आपका क्लियर करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है क्या चीजें, तो यहाँ पर उसके बाद वैसी कोई चीजें नहीं आती है, सेम वही जो हम आपको मुंह से ऑरली बोल रहे हैं, बस यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको देखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसके लिए हमें यहाँ पूरा देखना होगा। कहता है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Okay, reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देख रहे हैं कि विच इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ओके, सो क्या कहता है कि यहाँ पे आपको देखना है कि इसका जिसमें भी आपका एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, जिसमें भी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाएगा वो हमारा एनर्जी जहां अब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एनर्जी जहां भी अब्जॉर्ब होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जहां पर हीट प्रोड्यूस होगा, क्या कहता है कि जहां पर हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। तो ये दो चीज बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, जहां पर भी एक्सो आएगा, यहाँ पर एक्सोथर्मिक आएगा, मतलब क्या हुआ कि हीट
प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ, उष्मा प्रोड्यूस हुआ, और हम लोग का जब एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, खींच एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह के रिएक्शन में क्या क्या इसको जरूरत पड़ता है भाई, तो कहता है कि वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो कहता है किसी भी तरीके से हो सकता है उस रिएक्टेंट को तोड़ने में, ठीक है, ब्रेक डाउन करने में, रिएक्टेंट को तोड़ने में वो किसी भी तरीके से आपका इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो हीट में हो, चाहे वो सनलाइट में हो, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको क्या करें कि ब्रेक डाउन कर दें, लेकिन इतनी सारी चीजों से ब्रेक डाउन होगा और इसमें आपका एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एनर्जी अगर सॉरी हीट अगर रिलीज होगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का देखने को मिलता है क्या, तो देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरे बुक को, ठीक है, और पूरे बुक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से हम लोग समझते चलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं। हमारा देखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या क्या आता है। मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को समझना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का आप लोग मतलब ही समझते होंगे कि एक चीजें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा, कहा जाता है ना कि तुमको डिस्प्लेस कर देंगे जी, महाराज आपको डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब समझते हैं, मतलब ये है कि आपका यहाँ वाला वहां उठकर, वहां वाला यहाँ उठकर, आजकल पार्टी में चल रहा है ना कि यहाँ वाला वहां वाला यहाँ उठकर चल रहा है, ठीक उसी तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है कि आपका इसका वाला जो रिएक्शन के साथ है उसका उठकर इसके साथ रिएक्ट हो गया, इसका वाला उसके साथ हो गया। तो चलिए रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है क्या, ठीक है। तो इसको हम लोग एक रिएक्शन के साथ समझते हैं तो ज्यादा समझ में हम लोगों को आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब मेरे बच्चे क्या देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज जो क्या कहता है क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि फेरस है, आपने फेरस देखा, और फेरस के साथ आपने देखा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट देखा। मेरे बच्चे एक बात देखिएगा कि LHS साइड में आपने देखा फेरस है, फेरस के साथ CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, हमारा फेरस है, क्या कहता है कि फेरस है, और फेरस के साथ जो आपने CuSO4 देखा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन कराने के बाद जो यहाँ वाला Fe आपने देखा, फेरस देखा, वो इसके साथ रिएक्ट कर गया, किसके साथ, SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, मतलब फेरस जो है वो सल्फेट बना, आयरन सल्फेट बना, ठीक है। इसी आयरन सल्फेट को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, सल्फेट बोलेंगे। ओके, तो ये फेरस सल्फेट बना, उसके बाद क्या बना, तो फेरस सल्फेट के बाद हमारा ये Cu बेचारा अकेले बच गया, तो इसको प्लस में Cu लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, तो कहते हैं क्या, तो कॉपर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इस तरह से हमारा ये बन गया पूरा जो क्या रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेस क्या कर गया, तो इसका जो सल्फेट है वो डिस्प्लेस करके किसके साथ, तो फेरस के साथ आ गया, और ये बेचारा Cu जो है वो अलग रह गया। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह का बात करेगा तो यहाँ वाला चीज पर एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला चीज पर एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो रहता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समझिएगा तभी डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। मतलब आपको क्या कहता है कि Cu के साथ जो SO4 है, तो ये SO4 जो है वो रिएक्ट करके इसके साथ आ गया, है ना, और ये क्या बना दिया, Fe और SO4 इसके साथ लग गया, यहाँ पर देखिए, और बेचारा Cu अलग है तो इसको अलग कर दिया इधर Cu कॉपर को, है ना। तो इस तरह की चीजें आप देखते हैं। ठीक उसी तरह से आगे आप लोग देखते हैं क्या, तो आपको देखने को मिलता है क्या, Zn, मतलब आपको जिंक देखने को मिलता है, क्या मिलता है, जिंक। और जिंक जो है जो CuSO4 के साथ, मैंने क्या कहा, तो ये वाला जो SO4 है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो Zn के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बन गया यहाँ पर देखिए Zn, और ये SO4 लग गया और ZnSO4 बन गया, ठीक है, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और बेचारा ये Cu जो है यहाँ भी अलग हो गया, बार बार ये Cu को ये लोग अलग कर देता है कॉपर को, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है, अब यहाँ पर देखना है बच्चे, आपको क्या कहता है लेड, तो लेड आपको क्या देखनी है, लेड जो यहाँ पर आपको पीबी का मतलब क्या होता है, पीबी का मतलब क्या होता है, पीबी का हम लोग लेड कहते हैं, ठीक है, लेड कहते हैं, शीशा कहते हैं जिसको। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि
CuCl2 के साथ रिएक्ट करा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि CuCl2 क्या कहते हैं, तो कॉपर क्लोराइड कहता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर जो यहाँ पर रहेगा उसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये PbCl2 कहलाएगा, मतलब लेड क्लोराइड हो गया। और इसके साथ ये बेचारा जो अलग है फिर इसको हम अलग कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार कॉपर को अलग किया जा रहा है तो कॉपर ही अलग होगा, ठीक है। ये एग्जांपल लिया गया है, दूसरा भी सब्सटेंस हमारा हो सकता है, बस इसको रिएक्शन ऐसे ही कराएंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि यहाँ वाला चीज जो है इसके साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर जा रहा है और ये Cu अलग डिस्प्लेस होके अलग जो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है और आगे और भी देखने हैं। अब कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी आपने डिस्प्लेसमेंट समझा तो उसी में कहता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब आपका क्या है कि डबल इंजन का सरकार, अब एक इंजन के सरकार तो चल नहीं रही थी, अब डबल इंजन का सरकार यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कहता है कि एक आपने देखा क्या देखा था कि Zn का हम लोग क्या करते हैं कि CuSO4 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो आपको पता था कि ये वाला जो SO4 है, ये SO4 है, इसके साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस करके क्या बना दिया था, तो Zn और किसके साथ किया था, SO4 के साथ, तो SO4 हुआ प्लस बेचारा ये अलग रहा था, हो गया, तो इसको Cu कर देंगे, ठीक है। अब कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तो इसके साथ ऐसा था, अब इसके साथ भी ऐसा होगा। मतलब कह रहा है सबसे पहले Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट कह रहा है, ठीक है। पहले चीज को समझिएगा, सोडियम सल्फेट, रिएक्शन को समझिए, रिएक्शन के नाम को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट हुआ, उसके बाद कहता है कि Ba का मतलब होता है बेरियम और Cl2 का मतलब होता है, जब हम क्लोरीन कहते हैं लेकिन किसी सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट होता है तो क्लोराइड कहलाता है। तो हमारा क्या हुआ, BaCl2 क्या होगा, तो BaCl2 हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो बेरियम क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से Ba हमारा बेरियम कहलाता है, SO4 जो हमारा इसके साथ रिएक्ट होकर बेरियम सल्फेट कहलाया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। लेकिन आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, आपको यहाँ पर की पॉइंट समझना होगा। अब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं बड़ा बड़ा लिख के, Na2 है ना, आपने देखा, और SO4 है ना। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं, Na2, ठीक है, और ये क्या आपने देखा था, SO4, ठीक है, और आप देख रहे हैं ये प्लस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Ba, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl2, है ना, Cl2, ठीक है। अब ये रिएक्ट करा के क्या बना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो लाल वाला काला के साथ हम लगा देते हैं, ठीक है। लाल वाला काला के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं Ba जो होगा, Ba ये Sa2 के साथ चल जाएगा और ये Na2 जो है वो Cl2 के साथ चल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका वाला जो आधा इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसका वाला आधा इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने देखा कि BaSO4 क्या हुआ, BaSO4, ठीक है, Ba जो हमारा है SO4 के साथ आ गया, और ये Na2 जो है हमारा, Na2 जो है, ठीक है, Na2 और किसके साथ चला गया, Cl2 के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, BaSO4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस हमारा Na2, 2 एटम इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो हम 2 पहले कर देंगे और NaCl कर देंगे। बात तो बराबर हुआ, क्योंकि दोनों के एटम में Na के भी 2 एटम है और Cl के भी 2 एटम है। तो इसमें हमें क्या देखना होगा कि यहाँ भी इस तरह से लिखेंगे तो हमारे 2 एटम ही पहले देखने को मिलता है। क्या सभी को समझ में आया, क्या हाँ या ना आया कि नहीं, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम बात करते हैं। तो एक चीज आप लोग समझ गए ना, एक चीज आप लोग समझ गए कि एक चीज क्या आप लोग समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट वाले में आपने क्या देखा कि एक जो था डिस्प्लेस करके उसके साथ रिएक्ट कर गया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा कि आपस में एक्सचेंज हो गया था, ठीक है। इसमें आपने देखा कि आपस में क्या हुआ था कि एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपस में ये एक्सचेंज हो गया। और हमेशा जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये इस तरह से चार, आप लोग क्या कहते हैं कि ये इस तरह से रहेगा ना, ये इस तरह से रहेगा, तो हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये 4 में जब भी ऐसा रहेगा तो आप लोग बिल्कुल इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा, सो कहिएगा कि ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है। जब भी इस तरह से आपका ये Na2SO4 BaCl2 इधर भी आपका रहेगा, आपका इधर भी देखने को मिलेगा, तो आप कहिएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कहता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपको क्या कहता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मैं इसको स्किप कर रहा था लेकिन आप देख
लीजिए, कहता है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोई चीज हमें क्या कर रहा है, कोई चीज ड्रॉप डाउन कर रहा है, एज अ एक्वस सॉल्यूशन डाउन कर रहा है, तो हमारा कोई चीज प्रेसिपिटेट कर रहा है तो हमारा क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, होगा ना। तो इसमें ये क्या कर रहा है, आपस में एक्सचेंज करके क्या कर रहा है कि ये प्रेसिपिटेट कर रहा है, मतलब डाउन हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, अब यहीं पर आप देख लीजिए ना, कहता है कि व्हाइट सब्सटेंस क्या कहता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। मतलब क्या कहता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है, आपको क्या इनसॉल्युबल सब्सटेंस में आप पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें कहता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आपको ध्यान देखना है कि जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। और कहता है कि रिएक्शन जो कहता है कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है वो सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब आ रहा है कि मतलब ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब आ रहा है कि यहाँ पर देखिए एक ही चीज से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा आप लोगों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए सी यू ओ, जो कहता है CuO। ठीक है, इसमें अब इस रिएक्शन में देखिएगा यहाँ पर H2 है। ठीक है, यहाँ पर H2 है, हम इसको हीट कराते हैं तो बनता है Cu और H2O। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से Cu जो है, Cu के साथ जो ऑक्सीजन था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इसको कहते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो यहाँ पर हीट होने के बाद सिर्फ कॉपर बचा, तो इसका जो ऑक्सीजन है इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया। और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जाता है तो आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद H2O बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब आपके कहता है कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें, ठीक है, सब्सटेंस है जिसमें अगर आपका क्या कहता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, सब्सटेंस है तो इसमें कहता है कि ऑक्सीजन अगर उससे हट गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ इस सिंपल तरीके से आप चीज को समझ सकते हैं। इसी में आप देखिएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड से देखिएगा कि जिंक ऑक्साइड से हमने क्या देखा, और कार्बन जिंक ऑक्साइड से हमने क्या देखा कि हट कर क्या हो गया है, जिंक, यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन हट गया। तो जब जिंक से ऑक्सीजन हट जाएगा, मैंने बोला कि अगर ऑक्सीजन हटेगा तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, और यहीं पर देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया है, तो ये जब किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन इस चीज को हम लोग कहते हैं। क्या क्लियर है सभी का? इसी के साथ आप लोग देखिएगा यहाँ पर एक और फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है कि MnO2 के साथ आप क्या करता है कि HCl, ठीक है, और MnCl2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया? इसके साथ वाला ऑक्सीजन तो हट गया है और इसके साथ क्लोराइड आकर लग गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर ऑक्सीजन उससे हट जाता है तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का जो कहता है क्या, हैव यू ऑब्जर्व्ड, क्या हमें ऑब्जर्व करना है? कहता है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आप ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या कहता है, ऑक्सीडेशन जो कहता है रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब क्या कहता है कि आप प्रत्येक अपने जीवन में प्रत्येक दिन क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं समझते हैं। जैसे इसमें कहता है क्या, कोरोशन, तो कोरोशन में हमें क्या देखना है? सबसे पहली बात तो कोरोशन क्या होता है। ठीक है, अब आपको कहता है कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू एंड गेट्स coated with a reddish brown powder when left
for some times. Okay, the process is commonly known as the rusting of iron. समझ रहे हो? मतलब क्या है कि आप लोहा लो और लोहा को छोड़ दो कुछ दिन ऐसे ही खुले हवे में, तो आपका क्या होगा, ऊपर में जंग लगना शुरू होता है। तो जो जंग लगने का प्रोसेस होता है हम उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारा रस्टिंग हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या, रस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम क्या, कोरोजन कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को देखना है। यहाँ कुछ एग्जांपल है, कहता है कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग। मतलब आपको बता रहा है कि इसके वजह से अगर आपके लोहे में जंग लग गया तो वो आपको डैमेज, कार को के बॉडी को डैमेज करेगा, ब्रिज को डैमेज करेगा, आयरन रेलिंग को डैमेज कर देगा, बड़े बड़े शिप्स को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो जो भी मेटल इस चीज से बने हैं और वो अगर उसमें कोरोजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। सीधी सी बात, कोरोजन होता कैसे है, तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। कहा, तो खुले आपने छोड़ दिया और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। तो इस चीज को देखना है कि उसमें कोरोजन, उसमें रस्टिंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कोरोजन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आपके आयरन का। तो ये हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ये आपके बहुत सारे पैसे को बर्बाद करता है, खराब करता है, ठीक है। चलिए आगे हमें देखना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब आप समझते हैं, रेंसिडिटी का मतलब होगा मेरे बच्चे, आपको समझना होगा कि हैव यू, क्या कहता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज में मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन उसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्टेड चेंज। मतलब भाई मेरे, बहुत अगर आप फैटी फिर ऑयली खाना रखते हैं अपने साथ, फैटी या फिर ऑयली खाना रखते हैं और कुछ देर रखते हैं या कुछ दिन रखते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके क्या होता है, तो धीरे धीरे करके उसमें आपका क्या होता है कि स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह रिएक्शन कर चुका है। तो स्मेल आना शुरू होगा, तो जैसे ही स्मेल आना शुरू होगा तो उसमें रिएक्शन मतलब होने की वजह से उसमें स्मेल आएगा, वो खराब हो रहा है। तो खराब हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा क्या कर गया, रेंसिडिटी कर गया, ठीक है। रेंसिडिटी उसको फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो हमें और भी क्या देखना है, क्या कहता है कि यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, antioxidants are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation. कहता है कि अगर आप किसी ऐसे खाने को बहुत कंटेनर में बहुत अच्छे से पैक करके, उसका एकदम मुंडी मचोड़ करके जिसको बोलते हैं, बहुत टाइट करके आप रखेंगे ताकि एयर के प्रेजेंस में वो बहुत ज्यादा ना रहे, तो आपका वो खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो रेंसिडिटी नहीं होता है, ठीक है। मतलब एयर के प्रेजेंस में ज्यादा नहीं रहता तो जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करता। हालांकि उसमें भी आपका कह रहा है कि वो स्लो डाउन प्रोसेस है खराब होने का, उससे वो धीरे धीरे खराब जल्दी नहीं होगा। इसलिए कोई चीज को डब्बे में रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। बिस्किट को आप खुले में रखते हैं तो जल्दी से ऐसे हो जाता है, और आप ठीक से उसको पैक करके रखते हैं तो एकदम ऐसे रहता है। तो इस तरह से क्या है आपका, तो आपको देखना है कि वो चीजें आपको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उससे, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, ओके। तो ये चीजें आपको देखने को मिला। इसके सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिस टाइम मैं आपके एमसीक्यूज कराऊंगा, ये सभी प्रश्न कराऊंगा, आपके हर क्वेश्चन को यहाँ पर डाला जाएगा। अगला हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कुछ नहीं, आपके एक्सरसाइज हैं। तो आप सब बताइएगा कि आपके कैसे लगा, आपको कैसा लगा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, तो आप सब क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप टॉपर्स माइंड एकेडमी का ऑफिशियल ऐप है, वो ऐप आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपके जो आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे टॉपर्स माइंड एकेडमी, ओके, तो इस तरह का लोगो आपके सामने आता है, और ये लोगो आपके क्या करता है कि आप उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको रजिस्टर कर लेंगे, आपको वहां बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए सेशन में। आप सभी को बाय।